19 अप्रैल को राज्यपाल ने मुझसे कुछ समय निकालने और अपनी सीवी के साथ उनसे मिलने के लिए कहा था। फिर 5 दिन बाद 24 अप्रैल को दोपहर के लगभग 12:45 पर मैं उनसे मिलने के लिए राजभवन पहुंची थी। उन्होंने थोड़ी देर बात करने के बाद मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। मैं किसी तरह खुद को बचाकर उनके पास से निकलने में कामयाब रही। उन्होंने 2 मई को दोबारा से कॉल करके मुझे अपने पास बुलाया। मैं डरी हुई थी, इसलिए अपने सीनियर को साथ लेकर उनसे मिलने के लिए राजभवन पहुंची। राज्यपाल ने मुझसे कुछ देर बात करने के बाद मेरे पर्यवेक्षक और सीनियर अधिकारी को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने प्रमोशन की बात कहकर मुझसे लंबी बातचीत करने की कोशिश की। कुछ देर बाद वो मुझे गलत तरीके से छूने लगे। मैंने इसका विरोध किया और वहां से निकलने की कोशिश करने लगी। राज्यपाल ने किसी से नहीं बताने की बात कहकर मुझे जाने दिया। ये आरोप हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर। राजभवन में ही काम करने वाली उस महिला ने ये सभी आरोप लगाए हैं, जो 2019 से राजभवन में संविदा पर काम कर रही है और राजभवन के ही आवासीय क्वार्टर में रहती है। हालांकि शिकायत के बावजूद राज्यपाल के खिलाफ अभी तक यौन उत्पीड़न की धाराओं में केस दर्ज नहीं हुआ है। इस मामले में बंगाल पुलिस कानूनी सलाह ले रही है कि राज्यपाल से जुड़े मामले में कार्रवाई कैसे की जाए, और इसका कारण यह है कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और संविधान के मुताबिक राज्यपाल के खिलाफ सीधी कार्रवाई नहीं की जा सकती। आज के इस एक्सप्लेनर में यही जानेंगे कि आखिर वो कौन सी धारा है जो यौन उत्पीड़न जैसे आरोपों के बावजूद राज्यपाल को ऐसी छूट या इम्यूनिटी देती है। नमस्कार, मेरा नाम है किरण और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। ये तारीख 2 मई की थी। इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता पहुंचने वाले थे और राजभवन में रात भर रुककर वो अगले दिन बंगाल में चुनावी रैली करने वाले थे। लेकिन प्रधानमंत्री के कोलकाता पहुंचने से पहले ही एक महिला ने यहाँ के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर इस तरीके के गंभीर आरोप जड़ दिए। इसके बाद पुलिस कानून के जानकारों की सलाह ले रही है कि क्या राज्यपाल के खिलाफ आरोपों की जांच कानूनन की जा सकती है या फिर नहीं। इसी पर बंगाल के गवर्नर ने पुलिस पर धारा 361 का हवाला देकर सीधा सवाल दागा है कि बंगाल पुलिस किस आधार पर राजभवन की जांच कर रही है। तो सवाल उठता है कि अनुच्छेद 361 में ऐसा क्या है कि गवर्नर के खिलाफ लगे ऐसे गंभीर आरोप पर भी ये धारा उन्हें इम्यूनिटी दे रही है। कानून के जानकारों की माने तो संविधान के आर्टिकल 361(2) के तहत राज्यपाल के पद पर होने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता। इसके अलावा आर्टिकल 361(3) के तहत राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ गिरफ्तारी या जेल भेजने की कार्रवाई भी नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, आर्टिकल 361(2) के पहले प्रावधान के तहत राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान कोई नया आपराधिक मामला भी दर्ज नहीं हो सकता, लेकिन उनसे जुड़े दूसरे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होने के साथ ही जांच भी हो सकती है। हालांकि ऐसे आरोपों के बाद राज्यपाल के इस्तीफे या उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद संबंधित मामले में उनके खिलाफ नए सिरे से आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है। अनुच्छेद 361(3) के दूसरे प्रावधान के तहत राज्यपाल बनने के पहले अगर उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हुआ है तो आगे उनके पद पर रहने तक इस तरह के मामलों पर भी रोक लग जाती है। इस तरह उनके खिलाफ पुराने मामलों में भी चार्जशीट, गिरफ्तारी और जेल ले जाने का एक्शन नहीं लिया जा सकता। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को ये संवैधानिक सिक्योरिटी इसलिए दी जाती है ताकि वो बिना किसी दबाव के, बिना डरे स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सके। हालांकि ये इस तरह के आरोपों का कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन ऐसे मामले इतने कॉमन भी नहीं है। आजादी के बाद इस तरह के सिर्फ 3 ही मामले सामने आए हैं और तीनों ही मामलों में राज्यपाल जैसे पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साल 2009 में एक तेलुगु चैनल ने आंध्र प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल एनडी तिवारी का एक वीडियो जारी किया था, जिसमें वे महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में नजर आ रहे थे। राज्यपाल का वीडियो जैसे ही चैनल पर आया, हैदराबाद हाईकोर्ट ने फौरन इसके प्रसारण पर रोक लगा दी। हालांकि इसका असर इतना बड़ा हुआ कि उसी दिन शाम को एनडी तिवारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
इसी तरह बाबरी विध्वंस के मामले में भी कल्याण सिंह के खिलाफ यही हुआ था। इस मामले में लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने नए आरोपों के जांच की अनुमति दी, लेकिन कल्याण सिंह के खिलाफ नहीं, क्योंकि 2017 में जब कोर्ट ने यह अनुमति दी थी तब कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल थे। कुछ इसी तरह के आरोप 2017 में असम के तत्कालीन राज्यपाल बी षणमुगनाथन पर भी लगे थे। राजभवन के 80 से ज्यादा कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को 5 पेज में शिकायत लिखी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि राज्यपाल ने राजभवन के कामों के लिए केवल महिलाओं को सेलेक्ट किया है और एक तरह से राजभवन को यंग लेडीज क्लब बना दिया गया है। हालांकि वी षणमुगनाथन पर कार्रवाई तो नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने भी एनडी तिवारी की तरह पद से इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल इस एक्सप्लेनर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।